आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री और पूर्व प्रधान शीला मीणा जी, जिनसे आज हम कुछ चुनावी बातें करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे और जानेंगे चुनाव से पहले राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट विधानसभा सीट का गणित क्या कहता है। तो सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। चुनावी चर्चा में मैं आगे बढ़ूं या चुनावी बातें आपसे करूं, उससे पहले मेरा एक सहज सा एक सवाल है कि आप इस राजनीति में कब से सक्रिय हैं और कितना मुश्किल भरा आपका ये सफ़र रहा या फिर आसान रहा आपका ये सफ़र, क्योंकि आप बहुत से ऐसे दर्शक हो सकते हैं जो पहली बार आज हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो पहले आपसे मैं चाहूँगी आप अपने राजनीतिक सफ़र का एक छोटा सा सफ़रनामा बताएं। मैम 2005 से राजनीति में हूँ और मैंने पहली बार MPS और प्रधान का चुनाव लड़ा था 2005 में, और उस टाइम से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में रहना बहुत मुश्किल सफ़र होता है, और एक फैमिली के साथ में रहकर, क्योंकि सुबह पॉलिटिक्स में कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, 24 घंटे जनता के सामने हाजिर रहना पड़ता है, चाहे रातों हो चाहे दिन हो। तो उसमें थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन मैंने हमेशा पब्लिक का साथ दिया, पब्लिक ने मेरा साथ दिया। पहली बार आपने चुनावी दुनिया में कदम कब रखा था? 2005 में चुनाव लड़ा था मैंने MPS का। इस बार ऐसी चर्चाएं हैं कि आप राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी इस दावेदारी का मुख्य आधार क्या है, क्योंकि इसी सीट से अभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक जौहरी लाल मीणा जी हैं, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। टिकट किसी एक को ही दिया जाएगा। ऐसे में आपकी दावेदारी का मैं आधार जानना चाहती हूँ कि आखिरकार पार्टी आपको टिकट दे, मौजूदा विधायक को एक साइड करके, तो क्यों दे? वो मैम, जैसे मैंने 2008 में भी विधायक का चुनाव लड़ा है, उस टाइम इंडिपेंडेंट लड़ा था, और वो जो चुनाव था एक तरीके से यूँ समझ लो हिंदुस्तान पाकिस्तान की सी लड़ाई थी, जनरल वर्सेज ST। तो उसमें क्या है कि जनरल BJP कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा था कि सारे वो जो गुर्जर आरक्षण का जो आंदोलन चला, उससे क्या है कि जनरल एक तरफ होके और धान का जो एक कास्ट है वो विधायक सूरज भान बना था। उस टाइम जो हमारे मौजूदा विधायक थे समरथ लाल जी, विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे, उनसे भी मेरे को इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उनसे भी ज़्यादा मेरे को वोटिंग आई थी। उनके 5000 वोट थे, मेरे 7500 थे, और जो धान का चुनाव जीता था उनको 45,000 मिले थे। जौहरी लाल जी उस टाइम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो ST एक तरफ हो गई थी कि कैसे भी करके हमारा ST का विधायक जीते। वहाँ जौहरी लाल, समरथ लाल या शीला मीणा की कोई लड़ाई नहीं थी, कि धान का और ST का था। इस वजह से उस टाइम, नहीं तो मैं उसी टाइम चुनाव निकाल रही थी। और ये जो डॉक्टर किरोड़ी लाल है ना, उसने भी मेरे साथ उस टाइम चीटिंग करी। पहले मेरा नाम अखबार में दिया कि शीला मीणा मेरी कैंडिडेट है, जबकि मेरी उससे कोई बातचीत नहीं थी। तो मैंने जब उसका खंडन करना चाहा अखबार में, तो हमारा ST के लोगों को पता लगा, बाकी और लोग जनरल के भी थे मेरे साथ, सब ने कहा कि नहीं मैम इसका खंडन मत करो, ये अपन को सपोर्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी वजह से आपको 2-5% वोटिंग जनरल में भी ST में भी बढ़ेगी। तो सबकी बात माननी पड़ती है कार्यकर्ताओं की। उसके बावजूद जब उसने हमारे साथ 2 बार मीटिंग करवाई, मीटिंग में नहीं आया, नहीं बोला, तो भी हमने जब चुनाव लड़ा तो मेरे जो BJP के कैंडिडेट थे, वर्तमान विधायक थे, कई बार विधायक रह चुके थे, तो एक दिग्गज नेता थे, उनसे भी मेरे को ज़्यादा वोटिंग आई थी। तो उस कारण से मेरे को 2013 में टिकट मिल गई, कि मेरा वजूद तो था ही ना फील्ड में। 2013 में जब मेरे को टिकट मिली, तो भी वही डॉक्टर किरोड़ी लाल ने आके यहाँ कि मैं तो मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। अब कोई भी कास्ट हो, वो हर कास्ट ये चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, चाहे हमें कुछ भी काम करे ना करे। तो एक मेन मुद्दा वो मुख्यमंत्री वाला आ गया, तो उनको फिर वोटिंग वापस वही ST वर्सेस जनरल हो गया। तो धान का और गोलमा, हम लोग सब BJP वाले कांग्रेस वाले साइड में हो गए। सुनीता जी थी BJP से, मैं कांग्रेस से थी, और गोलमा जी राजपा और सपा का तो कोई वजूद ही नहीं है राजस्थान में। लेकिन वहाँ पार्टियों का कोई वजूद नहीं था, वहाँ चुनाव था जनरल और ST का।
तो इस वजह से उस टाइम गोलमा जी चुनाव निकाल गए। उससे साल 1.5 साल बाद ही फिर ये 2015 में प्रधान का चुनाव हुआ, तो मैं निर्विरोध प्रधान बनी। कोई मेरे सामने, वही विधायक थे, गोलमा जी यहाँ से विधायक थी, जोरीलाल जी भी थे, इन्होंने भी मेरा विरोध किया कांग्रेस पार्टी के होने के नाते कि भाई आगे चल के मेरा सिंबल फिर छीनेगी, एक बार ले चुकी है। तो मैंने बराबर जनता में टाइमिंग्स दी है। अभी भी मैं जनता में जाती हूँ, चाहे मुझे सुबह 6 बजे कोई कॉल आ जाती है कि मैम यहाँ पहुँचना है, तो मैं पहुँचती हूँ। तो जनता मेरे को चाहती है और मैं उस हिसाब से, लक्ष्मणगढ़ मेरी ससुराल है, रैणी में मेरा पीआर है, मेरे पीआर वाले भी शुरू से पॉलिटिक्स में है, तो उनका भी एक वजूद है और जनता के बीच में रहना, उनके काम करना, तो जनता सपोर्ट करती है, इसलिए मेरा टिकट मांगने का हक है। मतलब पहले से ही आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो पॉलिटिकल। हाँ, मेरे पीआर वाले। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे आपके वहाँ कौन कौन किन किन? मेरे पापा हैं, वो एक बार विधायक का चुनाव पहले लड़ चुके हैं और सरपंच भी रह चुके हैं। मेरे भाई विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और मेरे चाचा हैं, वो कर्मचारी यूनियन वगैरह के चुनाव लड़ते रहते हैं, अभी भी जिला अध्यक्ष बने अभी कुछ दिन पहले। तो सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग रहता है और जनता चाहती है, क्षेत्र की जनता खूब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप पूर्व प्रधान रही हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रधान के तौर पे आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है जो प्रधान है जो वो पुरुष जैसे समाज में जैसे होता है ना, उनके वर्चस्व होता है, ऐसे ही प्रधान में भी होता है। तो वहाँ पर क्या आपको किसी तरह की असहजता का कभी सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर पॉलिटिक्स में कई बार छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं। बाकी मैंने सहजता से सबको, चाहे कहीं पे भी, जैसे ज़्यादातर क्या होता है, महिलाओं को महिला के नाम पे चुनाव तो लड़ा दिया जाता है, लेकिन उनको घर में ही कैद रखा जाता है, उनकी जगह दूसरा आदमी काम करता है। इसी बात में। हाँ, तो मैंने उसमें कहीं मेरे ससुराल वालों ने या पीयर वालों ने कहीं पे भी कोई दखलंदाजी नहीं दी। मेरे हस्बैंड ने भी कभी ये नहीं कहा कि ये काम ऐसे करना ऐसे नहीं करना। हाँ, मुझे कभी कोई आवश्यकता महसूस हुई तो मैंने उनसे सलाह ले ली कि ये काम में थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्या करना चाहिए, तो अपने हिसाब से कि इसमें ऐसा कर लेना चाहिए आपको। एक प्रधान के तौर पर आप अपने सफ़र की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या मानती हैं जो आपने उस क्षेत्र में की और जिसे आज भी लोग याद करते हैं? प्रधान के तौर पर मैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानती हूँ कि मैंने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया था। मैं जब भी कोई इंसान ये चाहता था कि मुझे प्रधान मिले तो मैं ज़्यादातर पंचायत समिति में मौजूद रही, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता आया, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे अमीर आया या गरीब आया, या बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, सब ने ये आज भी मेरी ये क्षेत्र में एक ये एक्सेप्टेंस है कि मैडम अगर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस बीजेपी गौड़ है, क्योंकि हमारे साथ कभी मैम ने कोई ऐसी दुर्भावना नहीं रखी कि ये अमीर है या गरीब है, या कहीं पे भी कोई भ्रष्टाचार की या कहीं कोई शिकायत आज तक मेरे खिलाफ नहीं है कि प्रधान पद पे रहते हुए कि मेरे रहते हुए किसी का भी मुझे पता चला कि ये आदमी इस तरीके की हरकत करता, मैं तुरंत उसी टाइम कार्रवाई करती थी। मैंने कहा ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। हाँ, आप कर्मचारी हो, आपको कहीं पे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मुझसे हेल्प लो। तो मेरे से क्षेत्र की जनता भी और जो हमारे स्टाफ के पंचायत समिति के लोग थे, एसडीएम के, जहाँ भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी आज भी मेरे से खुश रहते हैं कि मैम का व्यवहार बहुत अच्छा है। आप जिस सीट से टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं, उसी सीट के मौजूदा विधायक जी के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कितना काम किया है आपकी नज़र में उन्होंने? विधायक जी ने काम तो अच्छा किया है, काफ़ी काम किए हैं। पार्टी के ऊपर से गहलोत जी ने दोनों हाथ खुले रखे हैं सभी विधायकों के, पार्टी का विधायक है। लेकिन मेरी नॉलेज में ये समझ में नहीं आता कि विधायक जी का इतना विरोध क्यों है क्षेत्र में। कोई तो कारण होगा कुछ तो, कि जिस इन्होंने ये विधायक का जो चुनाव जीता कि मेरा बुढ़ापा है, लास्ट का चुनाव है, मेरी लाज रखी जाए, और हम सब लोग ने, मैंने भी मेरे दिल से मदद करी, उन्होंने सबसे मेरे लिए भी कहा। लेकिन अभी ये चीज़ मेरे भी कम समझ में आ रही है कि एकदम से इतना विरोध क्यों हो गया। कुछ तो उन्होंने गलतियाँ रखी होंगी, कोई कारण तो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें तो मैं क्या, आप सबकी नॉलेज में मैं क्या कहना चाहूँ। फिर भी कुछ क्या आपकी राय में क्या कारण हो सकते हैं? इन जनरल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जनता की जो काम थे वो पूरे नहीं हुए इसलिए जनता उनसे नाखुश है, या फिर वजह तो कोई राजनीतिक हो सकती है?
कोई राजनीतिक भी हो सकती है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कांग्रेस से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं और इस वक्त चुनाव से पहले जो है गहलोत सरकार जिस तरह की चुनावी योजनाएं जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, दौरे पे दौरे उनके चल रहे हैं, आपको लगता है कि इन योजनाओं का वाकई में जनता का ज़मीनी स्तर तक अगर देखा जाए तो असर हुआ है? जी, जो गहलोत जी ने अभी जो योजनाएं हैं उनका ज़मीनी स्तर तक कार्रवाई हुई है सब कामों में, और जनता इस चीज़ से बहुत खुश है। हमारे सबसे बड़ी जो जनता में चर्चा का विषय रहता है ये रहता है कि जैसे बुजुर्ग हैं, किसी भी परिवार के हो, पैसे वालों के हो चाहे गरीब लोगों के हो, बुजुर्गों की कोई ढंग से देखभाल नहीं करता बुढ़ापे में, तो उनके लिए दवाइयाँ हैं और उनको जो पेंशन मिलती है उससे उनका अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है। कि आज क्या होता था कि दादा दादियों को बड़ी इच्छा होती है, नाना नानियों को बड़ी इच्छा होती है कि मैं मेरे पोते को 10 रुपये दूँ टॉफ़ी खा के आए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है 10 रुपये की टॉफ़ी, लेकिन एक इच्छा जो आदमी के अंदर होती है वो उनके पास नहीं होते थे पहले, वो आज उनके पास है कि मेरे पास पैसा है, मैं मेरे पोते को भी दे सकती हूँ, मेरे नवासे को भी दे सकती हूँ। और जब उनको कोई तकलीफ़ होती है, हारी बीमारी होती है, तो वो कहते हैं चलो मुझे डॉक्टर के दिखा के लाओ, वहाँ पे उनको दवाइयाँ, उनकी सारी जांच, ये सब फ्री है। तो एक बहुत बड़ा इस चीज़ का योगदान रहा है। इसके अलावा गहलोत सरकार की और कौन सी योजनाओं को आप मानते हैं कि जो आने वाले चुनाव में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अब इंदिरा रसोई है, 8 रुपये में खाना, कोई गरीब आदमी 8 रुपये में चाय नहीं पी सकता, उसको खाना मिल रहा है, तो इतना तो लोग कर ही लेते हैं। और जैसे अपने ये क्या फ्री बिजली है 100 यूनिट, और किसान भाई जो परेशान होते थे बिजली के लिए, बिल होता था, तो उसके लिए भी किसान लोग बहुत खुश हैं कि भाई एक तो आपका 2000 यूनिट तक का जो फ्री है बिजली किसानों के लिए, उससे किसानों को भी बड़ा सहारा लगा है। गहलोत सरकार के 4.5 साल कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगी कि अब तक के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखती हैं? अब तक का जो कार्यकाल गहलोत जी का बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। आज बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो हैं वो घेराव करने जा रही हैं और उनका मुद्दा ये है कि राजस्थान में लगातार महिलाओं और छोटी बच्चियों के खिलाफ जो है दुष्कर्म की शिकायतें बहुत ज़्यादा आई हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वाकई में आपके मुताबिक, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और आप यहाँ पे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ पेपर में अगर हम बात करें तो महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं और इसी को लेकर के आज घेराव होगा। आपके हिसाब से क्या 4 साल पहले और अब में वाकई में क्राइम रेट में महिलाओं के प्रति इजाफा हुआ है? नो मैम, इजाफा नहीं, डाउन आया है। और जो गहलोत सरकार है उसमें जहाँ भी किसी के साथ क्राइम होता है तो जनता को, हमको या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को मिलने भी दिया जाता है, उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। गहलोत सरकार ने जितना हो सके उनकी हेल्प, नौकरी दी या जो भी किया। यूपी में देखा आपने कितना क्राइम हुआ, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, उस परिवार तक के लोगों से नहीं मिलने दिया, उस महिला से तो मिलना बहुत दूर की बात थी। तो इस तरीके का हमारी सरकार का ऐसा कुछ नहीं है कि गहलोत सरकार ने मैं मानती हूँ क्राइम बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों में पहले से एक महिलाओं के प्रति इज्जत नहीं रही, लेकिन अपन को करनी चाहिए। ये हम सबका वो है, एक सरकार का एक नज़रिया नहीं होता है, उसमें मैं सरकार को, किसी भी सरकार को ये दोषी नहीं मानती कि सरकार इन क्राइमों को करवाती नहीं है। हम अपनी सबकी भावना होती है, लेकिन पहले एक भावना हुआ करती थी गांव में या कॉलोनी के लोग भी ये सोचते थे कि यार हमारे मोहल्ले की लड़की है, हमारे गांव की लड़की है, वो एक भावना है ना लोगों में कम हो गई। तो वो जो भावना कम हुई है ना, उससे ये उत्पीड़न बढ़ा है, इसमें किसी को खास दोषी नहीं मान सकते अपन लोग। बीजेपी मैडम लगातार हमलावर रही है गहलोत सरकार पर कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इन दिनों रैलियों में नजर आती हैं और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए यही कहती हैं कि यहाँ बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार में सारे काम हो रहे हैं और बीजेपी विपक्ष का तो हमेशा काम ही होता है कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएं, और मुद्दे उठते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है, करनी भी चाहिए बीजेपी सरकार को।
मैम, अगर आप जिस सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से, अगर पार्टी आपको टिकट देती है और आप जीत कर आती हैं, तो आप क्या बदलाव लेकर आना चाहेंगी उस क्षेत्र में? मैं चाहूँगी कि सभी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो खुशी से रहें, और हमारे एरिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है, किसानों के लिए भी और हम सब के लिए। तो मेरा तो सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा और कोशिश भी रहेगी कि हमारे एरिया में पानी की व्यवस्था हो। चुनाव से पहले टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि जैसे अब तक उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया है, वो आगे भी मेरे ऊपर इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो ये थी हमारे साथ शीला मीणा जी, जिनका कहना है कि जनता एक बार फिर से उनके ऊपर प्यार और आशीर्वाद की बारिश करे, ताकि कांग्रेस से उनको टिकट मिले, वो जीत कर आएँ और जनता की फिर से सेवा करने का मौका मिले। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।